असम के दूर दराज के इलाके में एक गांव है, बोरझुरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपधारा के किनारे बसा है। ये गांव चारों ओर से घने साल और बांस के जंगलों से घिरा हुआ है। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना बांध है, जिसे गांव वाले शापित बांध कहते हैं। मान्यता है कि वहां एक भयावह आत्मा का वास है, एक ऐसी आत्मा जो जल में घुली है, जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार को खींच ले जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, क्यों है, पर सब उससे डरते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों का एक ग्रुप इंडिजिनस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट पर रिसर्च के लिए असम के इस गांव में आता है। इनमें प्रमुख पात्र हैं श्रेया, अर्जुन, तनिष्क और नूर। वे गांव में रहते हैं और बांध की पारिस्थितिकी, वहां की जैव विविधता और लोक कथाओं पर रिसर्च शुरू करते हैं। पहले 2 दिन तक सब सामान्य होता है, लेकिन तीसरी रात नूर को बांध के पास अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई बांसुरी जैसी आवाज जो हवा में तैरती है। वह ध्यान नहीं देती, लेकिन अगली सुबह वह अपनी आंखों के नीचे नीले धब्बों के साथ उठती है। गांव का मुखिया लचित दादा, एक 80 वर्षीय वृद्ध, उन्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। आज से 50 साल पहले इस बांध के निर्माण के समय एक लड़की, मोहली, अपने परिवार के साथ विस्थापित हुई थी। लेकिन जब गांव वाले बांध बनने का विरोध कर रहे थे, तब पुलिस ने बलपूर्वक सबको हटाया। मोहली की मां की हत्या हो गई और उसे बांध के पानी में फेंक दिया गया। उस दिन पूर्णिमा थी और तभी से हर पूर्णिमा की रात बांध में पानी का स्तर अजीब तरीके से बढ़ने लगता है। श्रेया को यह कहानी एक अफवाह सी लगती है, लेकिन तनिष्क इसे गहराई से लेता है। वह मोहल्ली के बारे में अधिक जानकारी जुटाने लगता है और गांव के एक पुराने पुजारी बटुक बाबा से मिलता है, जो कहते हैं वो लड़की अब जल की रानी बन चुकी है, पर शांति उसे तब मिलेगी जब कोई उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। चौथी रात अर्जुन अपने कैमरे से बांध की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जब उसे एक झिलमिलाती आकृति दिखाई देती है। एक लड़की जो किनारे पर खड़ी है, उसके बाल बह जा रहे हैं, चेहरा झुका है। वह आकृति पानी में उतरती है और फिर जैसे लहरों में समा जाती है। अर्जुन ये फुटेज देखकर दंग रह जाता है। वह जब सबको दिखाता है, श्रेया इसे तकनीकी त्रुटि मानती है, लेकिन तनिष्क और नूर अब मानने लगते हैं कि कुछ तो है। इसी रात नूर फिर गायब हो जाती है। सुबह उसका कैमरा बांध के किनारे मिलता है। उसमें अंतिम तस्वीर है, एक चेहरा अधजला, आंखें सफेद और होंठों से खून रिसता हुआ। अब टीम का माहौल डरावना हो जाता है। गांव वाले कहते हैं जो मोहली की आत्मा को परेशान करता है वह खुद खो जाता है। बटुक बाबा बताते हैं कि मोहली की आत्मा जल से बंधी है और यदि उसका अधूरा श्राद्ध अनुष्ठान किया जाए तो वह शायद शांत हो सकती है। लेकिन ये अनुष्ठान उसी चबूतरे पर होगा जहां वह मारी गई थी, यानी बांध के बीचों बीच। श्रेया अब नूर के खोने से दुखी और भयभीत मानने लगती है कि जो हो रहा है वह केवल विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। वह अर्जुन और तनिष्क के साथ बांध के मध्य उस चबूतरे पर जाती है। वहां चारों तरफ कुहासा होता है और जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, हवा तेज चलने लगती है और पानी की सतह से एक छाया उठती है। वह छाया धीरे धीरे आकार लेती है। वही लड़की, मोहली। मोहली अब स्पष्ट दिख रही है। उसका चेहरा गीला, आंखें क्रोध और दुख से भरी हुई।
तनिष्क उससे संवाद करने की कोशिश करता है। कहता है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दुख नहीं जाना, हम तुम्हें सबके सामने न्याय दिलाएंगे। मोहली चीखती है, ऐसी चीख जो हवा को चीर दे। अचानक अर्जुन पानी में खींचने लगता है। श्रेया उसे पकड़ती है, लेकिन उसका हाथ फिसलता है। तनिष्क श्लोक पढ़ता है, दीपक की लौ बढ़ती है और अचानक मोहली की आत्मा रुक जाती है। वह बस एक पल के लिए सबको देखती है और फिर पानी में समा जाती है। अर्जुन बेहोश मिलता है, लेकिन जीवित। टीम गांव लौटती है। वे नूर को नहीं ढूंढ पाते। कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी फुटेज रहस्यमयी ढंग से डिलीट हो चुकी है, लेकिन तनिष्क अपनी डायरी में सब लिखता है। वे दिल्ली लौटते हैं। एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, पर सिर्फ पर्यावरणीय बदलावों पर। आत्मा, मोहली, कहीं नहीं जिक्र। 3 महीने बाद तनिष्क को एक पत्र मिलता है, बिना प्रेषक के। उसमें सिर्फ एक फोटो है, वही जो नूर ने आखिरी ली थी। लेकिन अब उसमें एक नया चेहरा है। कोई नई लड़की, आधा जली, आंखों में नफरत। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी है, वो अब भी वहां है, इंतजार में।